हेलो फ्रेंड्स, आज अपन कर रहे हैं आगे क्वेश्चन कंटिन्यू। और इतने दिन मेरे एग्ज़ाम थे तो मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया था सीरीज़ को। अब कोई एग्ज़ाम नहीं है तो अपन सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। आज अपन सॉल्व कर रहे हैं 2023 का पेपर, जो लास्ट ईयर था वही वाला। इस पेपर के बारे में बता दूं, बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड था। और केमिस्ट्री आपको पता है 180 की होती है, उसमें से 160 बहुत ईजीली स्कोर किया जा सकता था इस पेपर में। ठीक है, 150 प्लस तो बहुत आसान था इसमें, इसी वजह से कट ऑफ हाई गया था थोड़ा सा। 607 के अप्रॉक्स कट ऑफ गया था। तो 150 इसमें से आसानी से स्कोर किया जा सकता है एनसीईआरटी पढ़ के ओनली। पहला मैच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स, मतलब कि लिस्ट 1 और लिस्ट 2 है, इसको अपने को क्या करना है, मैच करना है। तो अगर आप इस क्वेश्चन में देखोगे लिस्ट 1 से, अगर आप डायमंड को देखोगे तो कार्बन एटम sp3 हाइब्रिडाइज होता है। तो फर्स्ट का क्या, बी का क्या आ जाएगा, फर्स्ट। बी का क्या आएगा, फर्स्ट आएगा। ऑप्शन नीचे दे रखे हैं। ग्रेफाइट को अपन लुब्रिकेंट के फॉर्म में अपन यूज़ करते हैं। ठीक है, और फुलरीन जो कोक होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, आपको पता है मेटलर्जी वगैरह में यूज़ करते हैं। तो ए का आएगा थर्ड, ए का थर्ड और बी का फर्स्ट। बहुत आसान क्वेश्चन था, आसानी से कर जाने वाला। अगला क्वेश्चन है, ये सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन था, सॉरी एस ब्लॉक का क्वेश्चन था। अब एस ब्लॉक आउट ऑफ सिलेबस हो चुका है तो अपन इसको नहीं कर रहे। अगला क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी में दे रखा आपको एल्किल हैलाइड वाले चैप्टर में। आपको पता है कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, फिर कार्बन और फिर हेलोजन हो, इसको अपन क्या बोलते हो? तो इस बेस पे ये क्वेश्चन था। ठीक है, तो इससे अपन लोग देखो, पहला इस विनाइलिक किसे बोलते हैं? विनाइलिक बोलते हैं, वैसे अपन ऑर्गेनिक में सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इसको विनाइलिक बोलते हैं कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन और फिर डायरेक्ट हेलोजन आ जाए तो। ओके, इसे बोलते हैं विनाइलिक। बेंजाइलिक किसे बोलते हैं? बेंजाइलिक बोलते हैं पहले बेंजीन होनी चाहिए और ऊपर कार्बन होना चाहिए और उससे हेलोजन लगा हो, इसे बोलते हैं बेंजाइलिक। तो ये ना बेंजाइलिक है ना विनाइलिक है, ये है एलाइलिक हैलाइड। और एराइल हैलाइड किसे बोलते हैं? एराइल आपको पता है डायरेक्ट बेंजीन के ऊपर में जो हेलोजन लगे होते हैं उससे बोलते हैं एराइल। तो ये क्या हो जाएगा, एलाइलिक हैलाइड हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन, एनसीईआरटी का प्योर, मतलब 1 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा ये, अगर आपने पढ़ रखा है तो एनसीईआरटी। तो आपको ऑर्गेनिक में एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। और ये अब बारबिट्यूरेट्स वगैरह ये भी केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हट चुका है ये सिलेबस से। उसके बाद में ये वाला क्वेश्चन जो है डायोजनियम सॉल्ट वाला क्वेश्चन आपको दे रखा है। इसमें आपको फाइनल कंपाउंड्स बनाना है, इसका प्रोडक्ट बताना है। तो आपको सबसे पहले क्या दे रखा है, जो दे रखा है ना उसके अकॉर्डिंग पहले ये रिएक्शन करेगा, फिर ये करेगा, फिर ये करेगा। देखो वो ये डायोजनियम सॉल्ट का खासियत ये होता है, इसके ऊपर में आप जो भी फेंकते हो ना वो लग जाता है। ठीक है, लाइक पहले स्टेप में आप HBr फेंक रहे हो, क्या फेंक रहे हो, HBr फेंक रहे हो, तो ये हटेगा और ऊपर Br लग जाएगा। तो पहली रिएक्शन जैसे ही होगी, पहले क्या लग जाएगा इसमें, ये पहली वाली रिएक्शन हुई इसके ऊपर में, और सिंपल ये आपकी बेंजीन रिंग और डायजोनियम सॉल्ट के ऊपर में जो भी फेंकते हैं वो लग जाता है, तो Br लग गया, पहला काम खत्म। उसके बाद में मैग्नीशियम की रिएक्शन करवा रहे हो। अब ये क्वेश्चन आ गया अगले चैप्टर में, एल्किल हैलाइड वाले में। सेकेंड वाले की रिएक्शन कराओगे तो आपको पता है ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है इसमें। तो क्या बन जाएगा, MgBr लगेगा, MgBr ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, बहुत आसान सी रिएक्शन। ओके, उसके बाद में तीसरा वाला रिएजेंट ऐसा है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, एक एनसीईआरटी लाइन लिखती है एल्किल हैलाइड वाले में कि अगर ग्रिग्नार्ड हैलाइड की रिएक्शन है ना, ग्रिग्नार्ड हैलाइड का फॉर्मेशन है ना, बिना पानी के होना चाहिए, मतलब सूखी कंडीशन में होना चाहिए, ड्राइस कंडीशन में होना चाहिए, एनहाइड्रस कंडीशन में होना चाहिए। अगर थोड़ा भी पानी बच गया वहाँ, अगर थोड़ा भी पानी है तो वो हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, हाइड्रोकार्बन। तो ऊपर से MgBr हटेगा और यहाँ बन जाएगा आपके पास में बेंजीन। तो इसका आंसर क्या जाएगा, थर्ड ऑप्शन। स्टेप बाई स्टेप करना था, मीडियम हार्ड नहीं था, मीडियम टाइप का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन फिर से एनसीईआरटी का, एल्डिहाइड और कीटोन है। जब आपको एल्डिहाइड कीटोन देते हैं तो आपके मन में रिएक्शन आती है NAR, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन आती है। HCN के साथ रिएक्शन करोगे, कैसे करोगे, H+ में तोड़ोगे, CN- में तोड़ोगे, बता रखा मैंने आपको पूरी मैकेनिज्म में। तो ये आपको पता है डबल बॉन्ड को चीरना होता है, O के पास में पॉजिटिव वाला जाता है और नेगेटिव वाला डायरेक्ट कार्बन से लगता है, तो ये B वाला बन जाएगा। बना बी की रिएक्शन अपन करवा रहे हैं कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ में। किसके साथ करवा रहे हैं, कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ में। तो कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ में अगर आप अल्कोहल की रिएक्शन करवाओगे तो क्या बन रहा है, आपको ऑप्शन तो दिख ही रहे होंगे, और उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि C क्या होगा।
ओके, तो अपन इसमें आगे करते हैं इसकी रिएक्शन और पता करते हैं कि सी क्या बन रहा है। तो इसने अपन ने क्या बना, यहाँ साइनाइड बना था, और साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस करना अपन को। क्या करना है, साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस, और उससे क्या मिलेगा, आपको मिलेगा एसिड। ये CN है, ये आपको हर किसी नोट्स में मिल जाएगा, मैंने भी आपको करवाए हैं ऐसे क्वेश्चन, सब कुछ करवाया है। ये रिंग ऐसे कैसी रहेगी, और ये जो है आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COOH में कन्वर्ट हो जाएगा, COOH। ठीक है, पहला बात तो ये होगा। दूसरा है एल्कोहल का क्या होगा, यहाँ दो रिएक्शन एक साथ होगी। एक तो साइनाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइनाइड कन्वर्ट हो जाएगा एसिड में। एल्कोहल का क्या होगा, एल्कोहल का हो जाएगा एल्कीन। तो क्या हो जाएगा, एल्कोहल का तो बन जाएगा एल्कीन, दो रिएक्शन एक साथ थी, एल्कोहल का बना एल्कीन OH, यहाँ से OH हटा और यहाँ से हाइड्रोजन हटा और यहाँ बीच में आ गया डबल बॉन्ड। आगे बात समझ में, ये तो हुआ एल्कोहल के साथ में, क्योंकि एल्कोहल भी H2SO4 के साथ में रिएक्शन करता है और साइनाइड भी करता है। तो साइनाइड ने क्या बनाया, एसिड, और एल्कोहल ने क्या किया, एल्कीन बना दिया। अच्छा क्वेश्चन था, मीडियम टाइप का। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्टेबिलिटी ऑफ कॉपर मोर देन, ये वाला आपको डायरेक्ट NCERT में दे रखा है, डिट्टो NCERT में एकदम लाइन दे रखी है, तो आपको वहीं लाइन से आंसर पता लग जाएगा कि इसके साथ में क्या होने वाला है। तो अपने को दे रखा है कि कॉपर, एक तो आपके पास में कॉपर +2 है, ठीक है, और एक है कॉपर +1, दोनों में से कौन ज़्यादा, कॉपर +2, देखो अगर देखोगे ना अगर आप, तो कॉपर +2 का D9 कन्फिग्रेशन होता है और कॉपर +1 का D10 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है। तो स्टेबल कौन सा होना चाहिए था, कॉपर +1 होना चाहिए, लेकिन होता कौन है, ये नहीं होता है, होता ये है। उसका रीज़न होता है हाइड्रेशन एनर्जी। NCERT में प्योर दे रखा है, एकदम पूरा एकदम एक्सप्लेन करता है, ठीक है। तो ये इजी क्वेश्चन और पहले भी नीट में आ चुका है। उसके बाद में अगला रिएक्शन है, देखो मोल कंसेप्ट में आपको पता है, ये क्वेश्चन कल अब नेक्स्ट वीडियो में अपन डिस्कस भी करेंगे इसके बारे में, पर ये बता दूं अभी मोल कंसेप्ट में दो ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इसमें से एक टाइप का क्वेश्चन ये है, ये अपने को रिएक्शन दे रखी है, इसमें अपने को बोला गया है कि कितना %, 20% अगर प्योर है, अपने को रिएक्शन करवाई है, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करवाया है, तो मिला है कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में मिलती है CO2। बोलता है मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग 20 ग्राम ऑफ 20% प्योर लाइमस्टोन। ये अपने को लाइमस्टोन मान लो X वेट दिया था, इसका X मतलब X ग्राम दिया था, ठीक है, और X ग्राम जो दिया है ना, उसमें बोला 20% प्योर है। इसका मतलब क्या है कि ये अपन ज़मीन से निकाले हैं, तो ज़मीन से निकाले हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट भी होगा और कुछ साइड में कचरा भी होगा। तो इसमें X को अगर देखोगे ना, तो 20% क्या है, प्योर है, और साथ में 80% इम्प्योरिटी है। और जब, अब आपको पता है जब रिएक्शन कौन करेगा, रिएक्शन तो सिर्फ प्योर करेगा, प्योर रिएक्शन करेगा, और उससे निकलती है अपने पास में CO2, और वो CO2 मिलती है 20 ग्राम। ठीक है, आया बात समझ में कि अपन ने जब इसको निकाला, कहीं से रिएक्शन करके निकाला है, तो अपने पास में मिलता है ये क्या बोलते हैं इसको कि मतलब कि इम्प्योरिटी प्लस इम्प्योरिटी दोनों साथ में, प्योर भी है और साथ में इम्प्योर भी है। और प्योर और इम्प्योर दोनों जब रिएक्शन करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ इम्प्योर रिएक्शन करेगा नहीं, प्योर वाला रिएक्शन करेगा, और उस रिएक्शन से जो आपका प्रोडक्ट मिलेगा, उस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग CO2 आपकी 20 ग्राम बन रही है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ सिंपल स्टोइकियोमेट्री लगानी है, लेकिन साथ में देखो अगर ये एक, देखो इसकी स्टोइकियोमेट्री से समझ में आ रहा है, इसका 1 मोल बनाएगा, ठीक है। तो अगर 20 ग्राम है तो पहले CO2 के मोल निकाल लेते हैं। CO2 के मोल कितने जाएंगे, 20/44, 20/44 मोल है। तो इसके भी कैल्शियम कार्बोनेट भी कितने मोल रिएक्ट किए होंगे, 20/44 मोल रिएक्ट किए होंगे। कैसे पता लगा, कार्बन डाइऑक्साइड के मोल निकाल दिए, ठीक है। ऑप्शन फॉर राइट मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड हीटिंग 20 ग्राम ऑफ 20, नहीं सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया, 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट दे रखा है, ओके 20 ग्राम दे रखा है, और वो भी उसका 20% प्योर है, मतलब इसमें इम्प्योरिटी है। तो प्योर कितना होगा इसका 20%, तो 20 × 20
बटे 100, 20% प्योर है ना, तो कितना हो जाएगा आपका ये 4 ग्राम होगा। मतलब कि आपको 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट दिया था। वापस एक बार इस रिएक्शन क्वेश्चन को समझिएगा प्लीज़, मैंने गलत लिख दिया था। आपको कैल्शियम कार्बोनेट 20 ग्राम दे रखा था, 20 ग्राम का 20% प्योर था, मतलब 20 ग्राम में से पूरा प्योर नहीं था, 20 ग्राम का 20% प्योर था। 20 ग्राम का 20% कितना होता है, 4 ग्राम होता है, तो 4 ग्राम दिया है। अब अपनी CO2 कितनी बनेगी, इसके 1 मोल से इसके 1 मोल बन रहे हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट के मोल निकाल देते हैं, कितने होंगे कैल्शियम कार्बोनेट के मोल, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट। कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिकुलर वेट होता है 100। अब ये तो आगे कैल्शियम कार्बोनेट के मोल, CO2 के मोल इतने ही बनेंगे। अब आपको क्या करना है, CO2 के भी मोल इतने ही बनेंगे, मतलब CO2 के कितने मोल बने, 4/100, ये बने हैं CO2 के मोल। अब आप क्या करोगे, आप सिंपल इसका वेट निकालोगे। वेट निकालने के लिए क्या करोगे, आप इसके मॉलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, क्या कर दोगे, मॉलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मॉलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो मॉलिकुलर वेट कितना हो जाएगा इसका, 44। ओके, आप इसको सॉल्व कर दीजिए। ये तो पहले मोल आए थे, n बराबर आ गया था अपने पास में 4/100, और अब वेट कितना आ गया है CO2 का, 44, 416, 416 और 117, 176/100। तो पॉइंट लग जाएगा 2 नंबर के बाद में 1.76 ग्राम। आसान क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है और करना है, और आजकल यही क्वेश्चन आ रहे हैं, कितना % प्योर है वो ध्यान रखना है बस। अगला क्वेश्चन है कंडक्टिविटी पे, ये भी आपको डायरेक्ट न्यूमेरिकल दे रखा है, सॉल्व फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है। आपको पता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स आते हैं, और आपको क्या दे रखा है पहले वो कैलकुलेट करते हैं। पेन चेंज कर लेता हूँ मैं। कंडक्टिविटी ऑफ सेंटीमोलर, मोलरिटी दे रखी सेंटीमोलर है ना, यानी कि सेंटीमोलर मतलब होता है 100 m, ये हो गया। और ये आपको क्या दे रखा, यूनिट से पहचानना पड़ेगा आपको। ये दे रखा आपको कप्पा, ओम इनवर्स सेंटी इनवर्स कप्पा की यूनिट होती है। एंड रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, द सॉल्यूशन, रेजिस्टेंस R दे दिया अपने को। अब अपने को सेल कांस्टेंट की वैल्यू पूछ रहा है। सेल कांस्टेंट क्या होता है, G स्टार। अब अपने पास फॉर्मूला होता है सिंपल सा, K बराबर G इंटू G स्टार। फॉर्मूला होता है, G क्या होता है, पहला वाला G होता है 1/R। क्या होता है, 1/R। इसको और ऐसे लिख सकते हैं ना, G स्टार अपॉन R लिख सकते हैं। तो G स्टार बराबर क्या हो जाएगा आपका K इंटू R, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो K कितना दे दिया आपको, दिया है ना 0.0210, और R कितना दिया है, 60 दिया है। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास में 1.26 सेंटीमीटर इनवर्स। आसान क्वेश्चन था, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड था भाई, इससे इजी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन है, फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स पॉलीमराइजेशन प्रोड्यूस नियोप्रीन। अब ये पॉलीमर वाला क्वेश्चन था, अब हट चुका है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट गिव प्राइमरी अमीन। अब देखो प्राइमरी अमीन कौन नहीं देता है, इससे साफ पता लग रहा है, देखो साफ पता लग रहा है। ये क्या बनेगा, अगर इसको आप रिड्यूस करोगे तो क्या बनेगा, CH3NH सेकेंड डिग्री अमीन बनेगा। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन बीच में फंसा हुआ है। कितना आसान क्वेश्चन था, 1 सेकेंड में करो और आगे बढ़ जाओ। ये क्वेश्चन आया है अगला अपना एक्टिवेशन एनर्जी वाला। ओके, क्या बोल रहा है, अ रिएक्शन कैन हैव जीरो एक्टिवेशन एनर्जी। क्या रिएक्शन की जीरो एक्टिवेशन एनर्जी हो सकती है। उसके बाद अगला स्टेटमेंट इसका बोलता है, बिल्कुल रिएक्शन की जीरो एक्टिवेशन एनर्जी हो सकती है, ये किसी रिएक्शन की जीरो हो सकती है। द मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब बाई रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स सो देयर एनर्जी बिकम्स इक्वल्स टू थ्रेशोल्ड वैल्यू कॉल एक्टिवेशन एनर्जी। और आपको पता होगा, नहीं एक्टिवेशन एनर्जी जीरो नहीं होती है। ओके, एक्टिवेशन एनर्जी कभी जीरो नहीं हो, किसी रिएक्शन की जीरो नहीं हो सकती है। और ये तो एकदम NCERT से डायरेक्ट उसकी डेफिनेशन दे दी है एक्टिवेशन एनर्जी की, कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। तो ये वाला तो इनकरेक्ट हो गया और ये वाला करेक्ट हो गया। तो A इज़ फॉल्स बट R इज़ ट्रू। ओके, एक्टिवेशन एनर्जी कभी जीरो नहीं हो सकती किसी की, कुछ ना कुछ एक्टिवेशन एनर्जी होगी, भले वो आप बाहर से ला के दे रहे हो, भले उसके पास में हो रहे हो।
अगला क्वेश्चन है हेट्रोजीनस कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट वाली जो थी ना, ये आपको सरफेस केमिस्ट्री में था, ये भी हट चुका है। अगला क्वेश्चन, अमॉन्ग द गिवन ऑप्शन द लेविस एसिड, कौन सा लेविस एसिड? तो आपको कितनी बार, 100 बार मैंने क्वेश्चन करवा चुका हूँ मैं आपको। जितने भी अभी 1215 क्वेश्चन हुए, उससे पहले कम से कम 50 क्वेश्चन ऐसे आ चुके होंगे लेविस एसिड वाले। बोरॉन फैमिली, बुखानंगा फैमिली, इसके पास में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है और लेविस एसिड की तरह काम करता है। ओके, आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास में? डेल्टा जी वाला क्वेश्चन है, और वो भी आपको असर्शन रीजन में पूछा है। इस बार असर्शन रीजन काफ़ी अच्छे खासे पूछ लिए थे इन्होंने, तो अब की बार भी आपको रेडी होके जाना असर्शन रीजन के लिए, ठीक है। तो डेल्टा जी बराबर माइनस एन एफ ई, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में दिया है, बिल्कुल सही बात है। डेल्टा जी डिपेंड्स ऑन एन, देखो एन की वैल्यू बढ़ेगी तो डेल्टा जी अप्रोक्स, सीधी सी बात है, बढ़ेगा। एन क्या होता है? वैलेंस फैक्टर, तो वैलेंस फैक्टर वेरिएबल होता है और उस पर डेल्टा जी डिपेंड कर रहा है, ओके। पहला स्टेटमेंट तो सही है। ई सेल इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, फिर आपने इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी, जो किसी पे भी कंसंट्रेशन वगैरह पे डिपेंड नहीं करता है, चेंज करने पे डिपेंड नहीं होता है, वो का वो रहता है, उसे बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंडिपेंडेंट जो भी होती है उसे इंटेंसिव प्रॉपर्टी, आई एन फॉर इंडिपेंडेंट और आई एन फॉर एक्सटेंसिव, सही बात है। और ई सेल इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, सही बात है, ई सेल इंटेंसिव होता है। और डेल्टा जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, ये भी सही बात है। देखा ना, एन एन बदला तो डेल्टा जी बदल जाएगा, तो उसकी कंसंट्रेशन वगैरह पे, वैलेंस फैक्टर पे डिपेंड करेगा। तो डेल्टा जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है और ई सेल इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। क्योंकि जब आप थर्मोडायनेमिक पढ़ते हैं ना, तो इनको तो डायरेक्ट याद रखते हो, मास्टर बोलता है कि भाई याद रखो ई सेल इंटेंसिव है, ओके। एनर्जी जितनी भी होती है वो इंटेंसिव होती है, तो इस टाइप से कुछ चीज़ें याद रखनी होती है, तो अब याद भी होगा आपको। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, पहली बात तो, और एक दूसरे का तो एक्सप्लेन नहीं कर रही, तो पता लग ही गया होगा। अगला क्वेश्चन, लार्जेस्ट आयन अचीव नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन, एलिमेंट है फ्रॉम लार्जेस्ट आयन। अगर आप इसको आयन बनाओगे तो नोबल गैस के पास चला जाएगा। सोडियम को सोडियम प्लस बनाओगे, एफ को एफ माइनस बनाओगे, ओ को -2 बनाओगे, एन को N-3 बनाओगे। मैंने ऐसा क्यों बनाया? ताकि इसका इलेक्ट्रॉन का नंबर नोबल गैस के बराबर हो जाए, नियरेस्ट नोबल गैस के बराबर। बिल्कुल सब में नोबल गैस, इनकी नियरेस्ट, सबकी नियरेस्ट नोबल गैस होती है नियॉन, तो इन सब का इलेक्ट्रॉन का नंबर नियॉन के बराबर हो गया, नियॉन हो गए सब। अब इनमें से बड़ा कौन हो गया? अब इनकी साइज़ का ऑर्डर बताओ। तो अच्छा क्वेश्चन था, मतलब आप पीरियोडिक टेबल में आप साइज़ का ऑर्डर पढ़ते ही पढ़ते हो। क्या पढ़ते हो? साइज़ आप पढ़ते हो कि नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा होता है उसकी साइज़ उतनी, और पॉजिटिव चार्ज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो नेगेटिव चार्ज वाला सबसे बड़ा होगा। पर इसने थोड़ा सा घुमा दिया क्वेश्चन को कि आप पहले तो बताओ नोबल गैस के बराबर लेके जाओ और फिर बताओ, ओके। सॉलिड स्टेट हट चुका है तो इसको अपन सॉल्व नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन, असर्शन रीजन फिर से आ चुका है। इस क्वेश्चन ने थोड़ा बहुत कंट्रोवर्सी क्रिएट की थी उस टाइम जब एग्जाम हुआ था तब। हीलियम इज़ यूज टू डाइल्यूट ऑक्सीजन डाइविंग एपरेटस, एनसीईआरटी की लाइन है। पी ब्लॉक जब आप पढ़ते हो, सॉल्यूशन जब आप पढ़ते हो, पी ब्लॉक में भी एक छोटे छोटे से ब्लॉक बना करके कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, वहाँ इसके बारे में दे रखा है। तो हीलियम को जो समुद्र गोताखोर वगैरह समुद्र में जाते हैं तो वो लोग अपने एपरेटस में यूज़ करते हैं, ओके। पहला स्टेटमेंट सही बात है। हीलियम हैज़, पहला स्टेटमेंट सही था, ठीक है। हीलियम हैज़ हाई सॉल्युबिलिटी इन O2, हीलियम की जो सॉल्युबिलिटी है वो O2 के अंदर में हाई होती है। आई थिंक एनसीईआरटी आप ध्यान से देखोगे तो वो लो सॉल्युबिलिटी होती है। उसको क्यों यूज़ ले रहे हैं? क्योंकि उसकी सॉल्युबिलिटी लो होती है। तो ये तो सही है, ये गलत है। ए इज़ करेक्ट, ध्यान से पढ़ना, अभी मैं फर्स्ट लगा लेता, ओके। आप भी ध्यान देना, मेरी तरह बेवकूफ़ की तरह मत कर लेना। ए इज़ ए ट्रू एंड बी इज़ फॉल्स। क्यों? क्योंकि उसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है तो घुलेगी नहीं, और घुलेगी नहीं इसीलिए तो उसको यूज़ कर रहे हैं ताकि वो ब्लड के साथ में रिएक्ट ना करे। अगला, हाइड्रोजन हैवी वाटर, हट चुका हाइड्रोजन चैप्टर। अगले चलते हैं, Mg प्ले इंपॉर्टेंट रोल, ये एस ब्लॉक का भी हट चुका है। चलिए अब अगला क्वेश्चन दे रखा अपने को, रेट दे रखी R बराबर K² इसका ऑर्डर निकालोगे कितना आएगा? 3 आएगा। व्हेन द इनिशियल कंसंट्रेशन A इज ए ट्रिपल, A को कर दो ट्रिपल,
आर डैश बराबर के, ए को कर दिया ट्रिपल, और बी इज कांस्टेंट, बी को बी ही रखना है। तो रेट कितनी हो जाएगी, साफ पता लग रहा है, 9 के ए स्क्वायर बी। तो आर डैश कितना हो जाएगा, आर डैश बराबर हो जाएगा, ये तो वापस आर के बराबर 9 गुने हो जाएगी, कितनी, इंक्रीज, डिक्रीज मत कर देना। देखो कितना होशियार बंदा है, अपन इधर 9 देखे और सीधा लगा दिए, नहीं, इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज नहीं हो रही है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। ऑक्टेट रूल किसके पास में नहीं है, 8 इलेक्ट्रॉन किसके पास नहीं है। आपको ये क्वेश्चन भी बहुत सारे करवा रखे मैंने। अगर NH3 को अगर आप देखोगे तो नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 दे दिए हाइड्रोजन ने, टोटल कितने हो गए, 8। तो ये कर रहा है। बोरॉन फैमिली भूखा नंगा होता है, उसके पास होता ही नहीं है, इसको चेक ही नहीं करना है। BeCl2, अगर AlCl3 आप कर सकते हो चेक, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। BeCl2 को देखोगे तो बोरॉन में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेयर में, 2 क्लोरीन दे देगा, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन, ये भी इसको फॉलो नहीं करेगा। CCl4, कार्बन के पास में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर, जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हो तो आउटर मोस्ट वाले 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 एक्स्ट्रा आ जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन, तो ये फॉलो कर रहा है। PCl5 को देखोगे तो PCl5 में नाइट्रोजन फैमिली का है, 5 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेयर में, 5 दे देगा क्लोरीन, तो इसमें भी हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन, ये भी फॉलो नहीं करेंगे। तो यहाँ फॉलो कितने कर रहे हैं, 2 फॉलो कर रहे हैं, पहले ही देखिए। लेकिन यहाँ पूछा नॉट हैविंग, क्वेश्चन को ये भी ध्यान से देखना बहुत ज़रूरी है, नॉट हैविंग कितना के पास नहीं है, तो 2 के पास है, 3 के पास नहीं है। अगला क्वेश्चन, लेसांजे एक्सट्रेट, लेसांजे टेस्ट आपको NCERT में दे रखा है, और एक सल्फर और नाइट्रोजन दोनों जब साथ में होते हैं तब क्या बनता है, NCS बनता है। ओके, ये कॉम्प्लेक्स SCN का कॉम्प्लेक्स बनेगा और एकदम बिल्कुल ईंट जैसा रेड कलर बनेगा, एकदम सॉरी ईंट नहीं, खून जैसा लाल। अब NCERT ओपन करना, मैंने आपको ऑर्गेनिक पढ़ाई थी तब भी पढ़ाया था, और NCERT में डायरेक्ट भी लगा, कैसा, खून जैसा कलर बनेगा, और उसका कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला होता है FeSCN, ये डायरेक्ट है, और इसका कलर होता है ब्लड रेड, NCERT में दे रखा है। क्वेश्चन कोई हार्ड था ही नहीं, 1-2 क्वेश्चन घुमा रखे थे और कुछ भी नहीं था। अब ये देखो, नाइट्रोजन का MOT पूछा है, भाई MOT के बारे में मैं आपको कुछ नहीं बोलना पसंद करूंगा। MOT का डायरेक्ट फार्मूला आपको पता है, नाइट्रोजन तक अलग फार्मूला चलता है, और नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन और फ्लोरीन वगैरह के लिए अलग फार्मूला चलता है। तो ये जो फार्मूला होता है आपको पता है, ये फार्मूला आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। अभी मैं एक बार इसका नाइट्रोजन फैमिली का तो बता ही दूँ आपको, आपने अगर NCERT देखी होगी तो एक बॉक्स बने होते हैं, ठीक है, और इसमें फ़र्क कहाँ पे आता है, फ़र्क अगर आप देखोगे तो आपको मिलेगा कि सिग्मा पहले आता है, सिग्मा 1s, फिर आता है सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s, ठीक है। उसके बाद में पाई 2px, यहाँ ऑक्सीजन फैमिली होगी तो पाई 2px नहीं आएगा, पाई 2py, फिर सिग्मा 2pz, तो इसके और उसके बाद आएगा पाई स्टार 2px बराबर पाई स्टार 2py ग्रेटर देन सिग्मा स्टार 2pz। ऑक्सीजन वाले में और इसमें फ़र्क सिर्फ यहीं पे आता है, इतना सा फ़र्क होता है। तो आप एक काम करना, अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो इस बार ये आपको याद करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, इसमें पाई स्टार 2px पहले आएगा, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px, ये गलत हो गया, ये बिल्कुल सही है। ओके, सेकंड ऑप्शन सही होगा। और अगर आपको नहीं आता है तो 4-5 बार लिखिए और आज के आज ही याद कर लीजिए इसको। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, NCERT साफ बोलती है होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स किसको बोलती है, जिसमें सारे लिगेंड्स एक जैसे होते हैं उनको बोलते हैं होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। तो इसमें देखो ट्राई एमीन, ट्राई एक्वा, NH3 भी है और एक्वा भी है, 2 टाइप के अलग अलग लिगेंड है। तो जब 2 टाइप के अलग अलग लिगेंड होते हैं उसे हेट्रो बोलते हैं। पोटेशियम ट्राई क्लोरो, ट्राई ऑक्जिलेटो एल्यूमिनेट, अगर इसमें देखोगे डाई एमीन भी है, क्लोरो भी है, एमीन भी है, कार्बोनेट भी है, लेकिन इसमें देखोगे ना तो सिर्फ और सिर्फ ऑक्जिलेट ही है, ठीक है। ये पोटेशियम जो होगा ना वो तो कॉम्प्लेक्स के बाहर रहेगा, एल्युमिनियम और C2O4 ये कॉम्प्लेक्स बन रहा है, ठीक है।
तो इस टाइप का कॉम्प्लेक्स बन रहा है, बहुत आसान सा है। जब लिगेंड सारे सेम होते हैं होमो बोलते हैं। कितना आसान क्वेश्चन है। ऊपर वाला भी आसान है। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो तो आपको MOT इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना आना ही आना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन, फिर से आपके हाइड्रो इसमें क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्डिंग में क्वेश्चन आता है, ठीक है। इंटर मॉलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन बिटवीन इंटर एक्टिंग पार्टिकल्स विल बी इंक्लूड। देखो दो टाइप के बॉन्ड होते हैं। एक तो होता है जैसे NaCl, तो Na और Cl के बीच एक ही मॉलिक्यूल के बीच में लग रहा है, एक ही मॉलिक्यूल के बीच में, इसे बोलते हैं इंट्रा फोर्स। कौन सा बोलते हैं? इंट्रा। जैसे वाटर की आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये जो फोर्स बन रहा है इन दोनों एटम्स के बीच में एक ही मॉलिक्यूल के अंदर में, उसे बोलते हैं इंट्रा। लेकिन दो वाटर के मॉलिक्यूल ले लो आप, अब इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड लगता है, तो ये कैसा हो जाएगा? ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हो जाएगा। अपने को यहाँ पे क्या पूछ रहा है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मतलब दो अलग अलग टाइप के लग रहा है। तो कोवेलेंट जो फोर्स होता है, कोवेलेंट बॉन्ड, इन बॉन्ड को बोलते हैं जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में, तो ये है आपका इंट्रा। तो डी तो आपका हो जाएगा इंट्रा, डी इंट्रा हो जाएगा, तो डी तो हो नहीं सकता। उसके अलावा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा ही होगा, ABC ये तो आ ही रहे हैं तीनों। उसके बाद आप चेक करोगे डायपोल डायपोल, ये हो गया है। उसके बाद अपने को डी और ई चेक करना है, तो डी होगा नहीं। जब डी नहीं होगा तो आंसर यही आएगा। कोवेलेंट जो होता है वो एक ही मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स होता है, तो उसको इंट्रा बोलते हैं, इंटर नहीं बोलते। ये देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन आया फिर से, लेकिन स्टेटमेंट वाला। एटॉमिक स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है, आसान से स्टेटमेंट दे रखे हैं आपको। तो अपन पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट दे रखा है, एटम ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर कंपाउंड ऑफ 2 फंडामेंटल पार्टिकल्स, ठीक है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखा है, देखो कितना आसान सा स्टेटमेंट दिया है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम्स। यूनिट देखना बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि अगर आप जो NCERT है ना केमिस्ट्री वाली, वो बातें करती हैं आपके CGS में, तो और यहाँ तो उसने है ना 27 लिख रखा है, तो ये 31 है मतलब किलोग्राम में, तो बी वाला स्टेटमेंट सही है। तो बी आपका सही है, तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता, बी होगा। उसके बाद सी तो है ही है, तो ई को चेक करते हैं, ठीक है। ई को चेक करेंगे आप, तो ई क्या बोल रहा है? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी रिगार्ड्स द एटम एंड अल्टीमेट पार्टिकल मैटर। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल टू NCERT के लिए। डाल्टन ने वो 5-6 पॉइंट दिए थे। डाल्टन एक टीचर था और उसने कोई मॉडल नहीं दिया था, बस पेड़ के नीचे बैठ करके 4-5 बातें बोल दी थी। वो NCERT में लिख रखी है कि सारे एटम एक जैसे होते हैं, एक एलिमेंट के दूसरे एटम से कंपेयर करोगे तो अलग अलग, NCERT में लिख रहा है। तो ई भी सही है, तो आंसर क्या चला जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन जाएगा। एटम ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ 2 फंडामेंटल पार्टिकल्स, ये तो साफ गलत है ना। अब जैसे मान लो ऑल कंपाउंड, NaCl में देखोगे तो 2 फंडामेंटल कंपाउंड्स है, ठीक है। CgM क्लोराइड, अब क्लोराइड तो कॉमन था पर ये तो अलग आ गया, तो ये तो बोल रहा है सिर्फ 2 ही टाइप के होंगे, ऐसा नहीं है, सब टाइप में अलग अलग होंगे। तो ए वाला इनकरेक्ट था, इसलिए हट गया। चलिए बहुत आसान सा क्वेश्चन दिया है, HBr के साथ में रिएक्शन करवानी है इसकी, ठीक है। तो इसमें पहले क्या होगा? पहली बात तो HBr दिया है, और तो पहले OH हटेगा और Br लगेगा, सिंपल सी बात है। लेकिन पहले क्या होगा? CH3, ये पहले भी आ चुका नीट में और अपन बहुत बार कर भी चुके। CH3 CH, पहला स्टेप इसमें होता है ये OH हटता है और कार्बोकैटायन बनता है, बनेगा कार्बोकैटायन। दूसरे स्टेप में जो कार्बोकैटायन बना है उसका होगा रीअरेंजमेंट, होगा रीअरेंजमेंट। तो आपको पता है ये अभी है 2 डिग्री, और 2 डिग्री से रीअरेंजमेंट होकर के ये आ जाएगा रीअरेंजमेंट, ठीक है। कैसा बन जाएगा? ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन जाएगा, बिल्कुल। इतना तो मैंने आपको बताया ही है, रीअरेंजमेंट वगैरह तो अब जब GOC पढ़ाई थी। अब इसके ऊपर, इस कार्बोकैटायन के ऊपर में अटैक हो जाएगा, तो इसके ऊपर में अटैक होगा तो आपको पता है यहाँ लग जाएगा OH, ओके। सॉरी OH नहीं, OH तो हटाया अपन ने, Br लगेगा, तो Br इस पे लग जाएगा। सेकंड ऑप्शन करेक्ट। कितना आसान सा क्वेश्चन था, रीअरेंजमेंट बेस्ड क्वेश्चन था और आसान सा क्वेश्चन था। अब इसमें आपको बहुत बार अपन क्या होते हैं, इसके ये जो रिएक्शन देख करके घबरा जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्वेश्चन बहुत आसान है। इस रिएक्शन में अपने को जो रिएजेंट दे रखा है उस रिएजेंट का फंक्शन पता होना चाहिए, इस रिएजेंट करता क्या है।
बस इतना पता होना चाहिए। ये आपको मैंने बहुत बार बताया भी है, एनसीईआरटी मैं क्या बताऊँ, पूरी एनसीईआरटी इसी से भरी पड़ी है। जंग होगी कल, ये क्लीमेंसन रिडक्शन है। जंग होगी कल, ऐसे ट्रिक बताती है ना, जंग होगी मतलब जिंक और एसजी, कल मतलब क्लीमेंसन, तो ये क्लीमेंसन रिडक्शन है। और क्लीमेंसन रिडक्शन क्या करता था आपको पता हो तो, एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करके हाइड्रोकार्बन बना देता था। मतलब कि यहाँ से सिंपल इसको डबल बॉन्ड ओ को हटा देना है, यही इसका काम होगा। इसके अलावा कुछ होगा क्या? इसने क्या किया, यहाँ कार्बन कितने, एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, 2 कार्बन होने चाहिए, लेकिन इसने तो एक कार्बन ही गायब कर दिया, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। एक कार्बन 2 कार्बन, इधर भी कितने थे, एक कार्बन 2 कार्बन, एक कार्बन 2 कार्बन, तो इसको सावधानी से करना था। ओ एच ऐसा तो कुछ होता नहीं है भाई, मतलब क्वेश्चन हार्ड नहीं था ये, बस आपको रिएजेंट का फंक्शन पता होना चाहिए। ठीक है, रिएजेंट का फंक्शन पता है, क्लीमेंसन रिडक्शन क्या करता है, एल्डिहाइड या कीटोन के फंक्शनल ग्रुप को सिंपल हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर लेता है। इसमें कार्बन का नंबर कभी कम नहीं होता है, तो पहले वाले ऑप्शन में कार्बन का नंबर कम कर लेता, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी अपन बहुत बार कर चुके हैं, जितने क्वेश्चन किए उनमें। कौन सा कंसेप्ट होगा आपको पता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। पहले में अगर आप देखोगे तो Tl+1 है और Tl+3 है। इनर्ट पेयर इफेक्ट में आपको पता था कि बोरॉन फैमिली में 2 टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट चलती है, एक +1 और एक +3। +1 वाले की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है और +3 वाले की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है, बताया था। तो अगर +1 की स्टेबिलिटी देखोगे तो बोरॉन से स्टार्ट करते, बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला। अगर आप देखोगे +1 की तो स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है। वैसे अगर आप +3 की स्टेबिलिटी देखोगे तो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगी, उल्टा हो जाएगा ऑप्शन, उल्टा तरीका हो जाएगा। अगर आप तो अगर टेलुरियम में देखोगे तो टेलुरियम में +1 वाला ज़्यादा स्टेबल होता है। सही बात है, पहला ही आंसर आ जाएगा अपने पास में। ओके, अगर आप ये देखोगे ना, बोरॉन +3, एल्युमिनियम +3, गाजर +3, इंडियम +3 और थेलियम +3, तो आप देख रहे हो पूरी सीरीज में थेलियम सबसे लास्ट में आ रहा है। +3 में वो बहुत अनस्टेबल होता है, लेकिन +1 में वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। तो +1 में, यहाँ +1 में है, यहाँ +3 में है, तो थेलियम को अगर आप कंपेयर करोगे तो थेलियम +1 में स्टेबल होता है, +3 के कंपेयर में होता है। ये इनर्ट पेयर है और यही आंसर हो गया एनसीईआरटी का, बिल्कुल। ओके, अगला क्वेश्चन आया आपके पास में, बोलता है अ यूनिट फॉर्म्ड बाय द अटैचमेंट ऑफ बेस वन पोजिशन ऑफ शुगर इज नॉन एज न्यूक्लियोसाइड। आपने क्या किया है, पहली बात तो यहाँ न्यूक्लियोसाइड लिखा है, क्या कर रहा है, अ यूनिट फॉर्म्ड बाय अटैचमेंट ऑफ बेस 1, नाइट्रोजनी बेस और शुगर मिल करके न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। सही बात है, उसके बाद में अगर फॉस्फोरस लग जाता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। तो ये तो बात तो सही है कि भाई एक नाइट्रोजनी बेस मिला, एक शुगर मिली, नाइट्रोजनी बेस प्लस शुगर, तो क्या बनेगा, न्यूक्लियोसाइड बनेगा। पहला स्टेटमेंट सही बात है, अपन बायो में भी जानते हैं ये बात। तो अगला है, व्हेन न्यूक्लियोसाइड इज लिंक्ड विथ फॉस्फोरस एट 5' पोजिशन ऑफ शुगर वी गेट न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अब यहाँ पे इसने इतना गंदा और इतना घटिया क्वेश्चन था ना ये, यहाँ पे इसको लिखना था फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस एसिड नहीं होता है। मतलब ये क्वेश्चन तो बहुत सारे लोगों का गलत होना ही होना था उस टाइम। तो गलती क्या है इसमें, ये वाला स्टेटमेंट सही है, ये गलत है। ये बात सही है भाई कि आप न्यूक्लियोटाइड में आप फॉस्फोरस ऐड कर दोगे न्यूक्लियोसाइड में तो वो न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा, सही बात है। बट फॉस्फोरस किस फॉर्म में होना चाहिए, फॉस्फोरस होना चाहिए फॉस्फोरिक एसिड के फॉर्म में। अभी फॉस्फोरिक एसिड तो है नहीं, तो ये फॉस्फोरस एसिड लिखा है, तो ये हो जाएगा गलत। बहुत गंदा सा क्वेश्चन था क्योंकि इतनी ध्यान से कोई पढ़ता नहीं है। तो स्टेटमेंट 1 ट्रू था और सेकेंड वाला फॉल्स था। आसान क्वेश्चन नहीं था। ओके, अगला क्वेश्चन बोलता है वेट ऑफ 2 मोल्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज ऑब्टेन्ड हीटिंग सोडियम इथोक्साइड विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड।
फिर से मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन है। ओके, करते हैं इसको भी। पहले इसकी अपन लिखते हैं रिएक्शन। बहुत आसान सी रिएक्शन होगी इसकी, क्योंकि जैसे जैसे ये बोल रहा है वैसे ही अपन इसकी रिएक्शन लिख लेंगे। तो किसकी रिएक्शन करवा रहा है आपके साथ में? सोडियम इथोक्साइड। चलिए, CH3C। आप इसको देख के घबराइए मत, आसान क्वेश्चन है। ऑर्गेनिक और फिजिकल को मिला करके क्वेश्चन बना दिया मोल कंसेप्ट का। इसकी रिएक्शन करवानी है सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड के साथ में। आपको पता होगा इस डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन ऐसी दे रखी होगी आपको, ठीक है। आप यहाँ क्या बनाते हो, ये COOH हटाते हो और यहाँ बन जाता है CH4 बनता है। और इस रिएक्शन को अगर बैलेंस करोगे तो यहाँ 2 मॉलिक्यूल आते हैं, आपको पता होगा आते हैं 2 मॉलिक्यूल। तो इसके 1-2 मोल से इसके 2 मोल मिलेंगे, यानी इसके 1 मोल से इसका 1 मोल मिलेगा। बहुत आसान सी बात है, ठीक है। क्या बोला है इसने? वेट ऑफ 2 मोल्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये 2 मोल लेने थे इसलिए इसके 2 मोल ले लिए, ठीक है। तो इसके 2 मोल लिए तो इसके भी 2 मोल बनेंगे। तो इसके 2 मोल लिए हैं आपको, मतलब इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, रिएक्शन लिखनी थी बस कि सोडियम ये इथोनेट से क्या बनेगा। तो आपको ये रिएक्शन को पहचानना था, रिएक्शन को पहचाने आप प्रोडक्ट लिख दिए। तो आपको क्या मिलेगा, इसके 2 मोल लोगे तो इसके भी 2 मोल मिलेंगे। तो आंसर क्या मिलेगा? 2 मोल मीथेन। अब 2 मोल मीथेन का मोल वेट कितना होगा? तो मोल इंटू मॉलिक्यूलर वेट कितना आ जाएगा? 32 ग्राम। आसान क्वेश्चन था, रिएक्शन लिखी और उसके अकॉर्डिंग आंसर कर दिया। अगला क्वेश्चन फिर से आपको डायरेक्ट फार्मूला ही पूछ लिया, डायरेक्ट फार्मूला पूछ लिया है फिजिकल केमिस्ट्री का। तो जो ये जो चैप्टर है आपका, क्या नाम बोलते हैं, क्या बोलते हैं आप इसको? आप एन की वैल्यू जो होती है ना, वो होती है 2L+1। तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? L बराबर क्या हो जाएगा? N-1/2 होगा। डायरेक्ट फॉर्मूला था, इधर इसको इधर से इधर करना था। और फॉर्मूले तो आपको सारे याद होने ही होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आपसे पूछ रहा है, ये भी NCERT में दे रखा है, पिरिडीन। पिरिडीन आपको NCERT की स्ट्रक्चर याद होगी तभी ये क्वेश्चन हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। पिरिडीन की स्ट्रक्चर कैसी होती है? NCERT में दे रखी है हाइड्रोकार्बन चैप्टर वाले में, ठीक है। हाइड्रोकार्बन दे रखी होगी, या फिर वो जो सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें दे रखी होगी। अपन इसकी बनाते हैं स्ट्रक्चर, फिर सिग्मा और पाई बॉन्ड काउंट कैलकुलेट करते हैं। तो आज उसमें जितनी भी स्ट्रक्चर्स दे रखी है ना, फिर ये फ्यूरॉन, पायरॉन, जो भी स्ट्रक्चर्स दे रखी है, वो स्ट्रक्चर आज आप सारी बनाना और याद कर लेना, क्योंकि इससे क्वेश्चन आ सकता है। अब इसमें पाई बॉन्ड कितने हैं? 3 पाई बॉन्ड है। और क्या बोल रहा है? लॉन पेयर कितने हैं? लॉन पेयर तो एक ही है ये। और सिग्मा बॉन्ड कितने हो जाएंगे? काउंट करोगे तो 11 हो जाएंगे। आसान था क्वेश्चन तो, लेकिन इसमें स्ट्रक्चर याद होगी तभी आसान था, नहीं तो नहीं था। तो इसको मीडियम की कैटेगरी में डाल सकते हैं, स्ट्रक्चर आप सारी याद करना है NCERT की। अगला क्वेश्चन है, अब इसमें भी आपको सिंपल क्वेश्चन, हार्ड नहीं है ये। इसमें आपको रिएजेंट को पहचानना है, रिएजेंट को पहचानने के बाद में उस रिएजेंट का फंक्शन पता होना चाहिए, तो आंसर आपका आएगा। ऐसा नहीं है कि आपको ऑर्गेनिक का हार्ड क्वेश्चन दे दिया है, आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आपको इस रिएजेंट ये पता है, ये सिल्वर वाला टेस्ट है, सिल्वर मिरर वाला। तो ये इसको क्या करेंगे, इसका ऑक्सीडेशन करेगा, एल्डिहाइड और कीटोन का। पता है ना किसका करता है और किसका नहीं करता है। ऐसे क्वेश्चन भी मैंने आपको बहुत करवाए हैं। तो आपको पता है ये टोलेंस रिएजेंट है। कौन सा रिएजेंट है? टोलेंस रिएजेंट है। और टोलेंस रिएजेंट एल्डिहाइड का रिएजेंट करता है, कीटोन का नहीं करता है। तो ये कीटोन है, इसका तो कुछ नहीं होगा, ये तो ऐसे कैसे रहेगा, इसने तो बदल दिया, गलत हो गया। ये सही है, ये सही है। उसके बाद में ये है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का कर देगा और उसे क्या करेगा, एसिड में कन्वर्ट कर लेगा। तो आंसर जाएगा 4th ऑप्शन। बस आपको हार्ड नहीं था क्वेश्चन, आपको रिएजेंट पहचाना, फिर उस रिएजेंट का फंक्शन पता होना चाहिए कि टोलेन क्या करता है। टोलेन कीटोन का कुछ नहीं कर पाता है, ठीक है।
लेकिन एल्डिहाइड का क्या करता है, एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट कर लेता है। ये एनसीईआरटी की लाइन है, तो क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का ही हुआ। ओके, ये भी सरफेस केमिस्ट्री हट चुका है। ये वाला क्वेश्चन है, इसमें HI के साथ में हीट करता है, तो मैंने आपको बता रखा है बेंजीन हमेशा फिनॉल बनना चाहती है, तो ये वाली बेंजीन बन जाएगी आपकी फिनॉल, तो ये तो बन जाएगी फिनॉल। ओके, बनेगी फिनॉल, और उसके बाद में इसके साथ चला जाएगा आयोडीन। ठीक है, आयोडीन इसके साथ चला गया, आसान सा क्वेश्चन होगा ये तो। उसके बाद में साथ में इसको बोला है आयोडीन जाएगा इसके साथ में, तो आयोडीन भी तो जाना चाहिए, ये वाला आंसर होगा 4th। ओके, ये एनसीईआरटी में दे रखा है ईथर की रिएक्शंस। मेटलर्जी का तो कोई मीनिंग नहीं रहा अब, और ये फिर से आ गया आपके पास में इसका क्वेश्चन कौन सी का, डी ब्लॉक का। अपने को इनकरेक्ट स्टेटमेंट पहचानने, ऑल द ट्रांजिशन मेटल एक्सेप्ट स्कैंडियम फॉर्म एमओ ऑक्साइड विच आर आयनिक। एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी इसमें स्टेटमेंट दे रखा है और सही है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, आपको याद रखना होता है। द हाइएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट करस्पॉन्डिंग नंबर ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड अटेंड विथ, हाँ, स्कैंडियम की मिनिमम स्कैंडियम की +3 होती है, उससे लेकर के मैग्नीज +7 तक हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट तक जाता है, ये भी सही है। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। अपने को पहचानने गलत कौन कौन से सही है, ए और बी, ए और बी सही है, तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये आंसर होगा। ओके, बाकी वाले स्टेटमेंट भी एनसीईआरटी में दे रखे हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सा सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो स्टेबिलिटी की अगर अपन बात करें तो स्टेबिलिटी में सबसे पहले देखते हैं अपन चिलेटिंग लिगेंड्स। चिलेटिंग लिगेंड्स क्या कर देता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा, तो ये चिलेटिंग लिगेंड है, इसमें कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा तो सबसे ज़्यादा स्टेबल। ये सॉलिड स्टेट भी हट चुका है। ये वाला क्वेश्चन भी अपन कितनी बार कर चुके हैं अपन लोग, याद है कि सल्फर में बॉन्ड बॉन्ड ऐसा खेल चुके हैं अपन, बहुत क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, मतलब अनलिमिटेड क्वेश्चन कर चुके हैं। जितने भी 1200 क्वेश्चन आए ना उसमें 100 क्वेश्चन तो ऐसे ही होंगे। ठीक है, पर ऑक्सीडाई सल्फ्यूरिक, पर वाले में आपको पता है SO लिंकेज थी लिंकेज बताया था एकदम, इसे ही परऑक्सी लिंकेज बोलते हैं। डबल ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन को परऑक्सी लिंकेज बोलते हैं। तो परऑक्सी लिंकेज क्या है, 1/3, 1/3 है। बी को चेक करने की जरूरत नहीं है, सी को चेक करते हैं। पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, सिंपल H2SO4 होता है। सल्फ्यूरिक एसिड की बात करते हैं तो H2SO4 होता है, वो क्या होता है H2SO4 में, यही स्ट्रक्चर होती है क्या इसकी, आसान सी। तो इसमें अगर आप देखोगे ये कौन सा है, सल्फ्यूरिक एसिड, बी का, बी तो हो चुका है, चलिए छोड़िए। उसके बाद में सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड क्या होता है, ये H2SO4 था तो सल्फ्यूरस होता है H2SO3। क्या स्ट्रक्चर बनेगी इसकी, सल्फर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, यही स्ट्रक्चर बनेगी इसकी। तो इसमें अगर आप देखोगे तो क्या 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 दिख रहा है आपको, SO लिंकेज कितनी दिख रही है, एक लिंकेज दिख रही है। ठीक है, तो आपका इसको मिलान कर दीजिए सिंपल सा, सी को फर्स्ट से हो गया। बहुत बार ये क्वेश्चन करवा चुका मैं आपको। उसके बाद में मोस्ट रेडिली डिहाइड्रेट अंडर एसिडिक कंडीशन, कौन आसानी से डिहाइड्रेट हो जाएगा। डिहाइड्रेट होने का मतलब है एक जगह से आपको H हटाना है और एक जगह से हटाना है OH। ठीक है, क्या करना है, डिहाइड्रेट करने का मतलब है पानी निकालना, वहाँ से पानी निकालना है, मतलब पहले आप OH रिमूव करोगे। तो इन सब में आप OH रिमूव करके देखोगे। ओके, इसमें OH रिमूव करोगे OH रिमूव कीजिए और इसके वो क्या बोलते हैं, कार्बोकैटायन बनाना है, तो OH रिमूव करते यहाँ कार्बोकैटायन बनेगा, OH रिमूव हो गया। इसमें क्या होगा, OH रिमूव होगा, यहाँ कार्बोकैटायन बनेगा। इसमें क्या होगा, रिमूव हुआ और यहाँ कार्बोकैटायन बना दिए। इसमें यहाँ OH रिमूव किया और कार्बोकैटायन बना दिए। जिसमें भी अब देखो, जो कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होगा वो आसानी से डिहाइड्रेट हो जाएगा। तो इसमें NO2 का -M लग रहा है, NO2 का -M लग रहा है, NO2 का -M लग रहा है।
तो जहाँ NO2 का -M लग रहा है, NO2 का -M ज़्यादा लगता है OH से, -M लग रहा है, तो ये तो अनस्टेबल होगा। तो स्टेबल कौन सा होगा? थर्ड वाला ऑप्शन, मतलब कार्बोकैटायन बनाना और फिर उसकी स्टेबिलिटी चेक कर देनी थी। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है अपने से? इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन दे रखी है, एक रिएक्शन दे रखी है A+B गिव्स C+D। आसान सी एक रिएक्शन दे रखी है और इसको वापस लिख देते हैं A+B गिव्स C+D। ओके, क्या बोला है? इसका डेल्टा G पूछ रहा है। तो डेल्टा G क्या होता है? डेल्टा G होता है -2.303 RT log ऑफ K। भाई बहुत आसान क्वेश्चन है और ऐसे पहले बहुत बार आ चुका है। तो उसके लिए पहले आपको K निकालना पड़ेगा। K क्या होगा इस रिएक्शन में? C की कंसंट्रेशन, D की कंसंट्रेशन अपॉन A की कंसंट्रेशन, B की कंसंट्रेशन। डिट्टो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत आसान। तो ABC सबकी कंसंट्रेशन दे रखी है, तो कितना हो जाएगा? 6 × 10 अपॉन 2 × 3। तो ये कितना हो जाएगा आपका K आ जाएगा आपका 10। आ गया? अब इस फॉर्मूले में रख दीजिए -2.303। R की वैल्यू कितनी होती है? आंसर कैलोरी में देना है, इसलिए R की वैल्यू 2 रखेंगे। 8.1 R की वैल्यू 8.314 नहीं रखेंगे। ये तब रखते हैं जब जूल में आंसर निकालना होता है, अपने को कैलोरी में निकालना है। तो R कितना होगा? R होगा 2। समझ में आ गई बात? वैसे इसने दे भी दिया, कोई दिक्कत नहीं, ये भी इतनी भी मेहनत नहीं करवाई आपसे तो। और लॉग ऑफ K, लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1। बाकी इन तीनों को, ये 1 हो जाएगा, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा? -1400 के अप्रोक्स आंसर आ जाएगा। भाई 300 और 2 600 हो गए। तो मेरी बात सुनो, कैलकुलेशन मैंने कैसा आइडिया लगाया? नहीं, बहुत आपको एकदम कैलकुलेट करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। ये हैं 300 और 200 कितने हो गए? 600। 600 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना? 1200। और ये थोड़ा सा ज़्यादा है तो आ जाएगा 1300। नेगेटिव तो है ही ऑप्शन में। ओके, ये इन्वायरमेंटल इश्यू, ये भी चैप्टर हट चुका है। चलिए अगला इसमें से बोलता है कौन सा है जो हकल के रूल को फॉलो करता है। हकल के रूल का फॉलो करने का मतलब है एरोमेटिक कंपाउंड है। वैसे आपको पता होना चाहिए कि जो NCERT में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड दे रखे हैं वो सारे मतलब कि एरोमेटिक हैं, तो उनको बिल्कुल काउंट करने नहीं बैठना है। ऐसे बेवकूफ़ों की तरह बिल्कुल भी नहीं चलना है। ये वाला NCERT में दे रखा है, ये भी दे रखा है और ये भी दे रखा है, ये तीनों तो दे रखे हैं, तो इनके बारे में तो बिल्कुल चेक भी नहीं करना है कि ये तो हकल के रूल को फॉलो करते ही करते हैं। ठीक है, हकल का रूल कैसे होता है, क्या होता है वैसे? ये होता है कि 6, 2, 10 या 14 इतने पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इतने पाई इलेक्ट्रॉन होंगे वो एरोमेटिक होगा। एरोमेटिसिटी के लिए कंडीशन होती है। जैसे अगर आप इसमें देखोगे तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है तो ये फॉलो करेगा। इसमें चेक करोगे तो क्या होगा? 2, 4, 6, 8, 10 होंगे। 10 इलेक्ट्रॉन वाला भी फॉलो करेगा। तो फर्स्ट करेगा, सेकंड करेगा, थर्ड को देखते हैं। इसमें कितने होंगे? 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन है तो ये नहीं करेगा। बस यही याद रखना, 2, 6, 10 और 14 इलेक्ट्रॉन वाला हकल के रूल को फॉलो करता है। इसमें भी देखोगे तो कितने होंगे? 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन, ये वाला भी नहीं करेगा। इसमें चेक करोगे पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन होते नहीं है, 2 इलेक्ट्रॉन, ये वाला हकल के रूल को फॉलो करेगा। इसमें चेक करोगे 2, 4, 6, 8 इलेक्ट्रॉन है, ये भी फॉलो नहीं करेगा। सिंपल, बहुत आसान है। इसके मल्टीपल में ये वाले इलेक्ट्रॉन आते हैं तो हकल का रूल फॉलो होता है। और इसमें देखोगे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी हकल के रूल को फॉलो करेगा। तो कितने लोग फॉलो कर रहे हैं? पहला, दूसरा कर रहे हैं, उसके बाद में 5वां कर रहा है और ये कर रहा है। 4 लोग हकल के रूल को फॉलो कर रहे हैं। आसान क्वेश्चन। ओके भाई, डायरेक्ट फार्मूला पूछ ली इस बार, 2 तो डायरेक्ट फार्मूले पूछ लिए आपसे। इसमें मैं क्या बताऊँ आपको, कुछ मतलब सॉल्व करने का भी कोई मन ही नहीं है। कितना आसान पेपर आया था। आपको पता है डेल्टा H बराबर होता है डेल्टा U प्लस NGRT, होता है कि नहीं होता है? इसमें कौन क्या करेगा बताओ? कितना आसान क्वेश्चन दे दिए ये लोग। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन फिर भी आसान है और ये क्वेश्चन हार्ड है थोड़ा, बट हार्ड होने से क्या ही दिक्कत है? दिक्कत ये इसलिए नहीं है क्योंकि ये सेक्शन B में आया था।
और सेक्शन बी में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें तो अपने को कोई दिक्कत ही नहीं है। वैसे ये क्या है, एल्डिहाइड है, ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। बहुत ऑर्गेनिक पढ़ा रखी मैंने, पूरी ऑर्गेनिक पढ़ाई आपको। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा एल्डिहाइड को, किस में कन्वर्ट कर देगा, एल्कोहल में। तो ये क्या बन गया आपके पास में, एल्कोहल। एल्कोहल को हीट कर रहे हैं तो क्या बनती है भाई, एल्कीन बनती है। सीधी सी बात है, हर कोई जानता है, बच्चा बच्चा जानता है, एल्कीन बनेगी, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, उसके बाद इसकी रिएक्शन करवा रहा है HBr के साथ में। जैसे ही HBr के साथ में रिएक्शन कराओगे इसकी, तो क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एक जगह H लगेगा और एक जगह लगेगा Br। ये बात भी हर कोई जानता है। ये बन गया आपका C, ये बन गया था B, ये बन गया था A। उसके बाद में ड्राई ईथर के साथ में इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं भाई। ये तो फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन हो गई, बहुत आसान सी। इन दोनों का ब्रोमीन ब्रोमीन हटाओगे और इन दोनों को आपस में जोड़ दोगे, तो क्या करोगे, बेंजीन रिंग और उसके बाहर में CH2 CH3 जुड़ गया। कौन सा आंसर, सेकंड ऑप्शन। कितना आसान क्वेश्चन था। चलिए, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, और मैं आपको इसमें बताऊंगा ट्रिक। मतलब कि ये क्वेश्चन तो आता रहता, पहले भी बहुत बार एग्जाम में आया है, और इसके लिए मैं आपको समझाता हूँ एक ट्रिक। वो ट्रिक आपके काम आएगी भाई। देखो, ट्रिक ये होती है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दो, कितना है, +6 है। कितना, +6 है। और ये किस में कन्वर्ट हुआ है, क्रोमियम +3 में। कहाँ गया है, +3 में। कितने का चेंज आया है, 6 - 3, 3 का चेंज आया। कितने का चेंज आया, चेंज देखना है, कितने का चेंज आया है, 3 का चेंज आया है। कितने का, 3 का। तो इसका जो चेंज है ना, वो इसका मल्टीप्लाई होगा। तो सल्फेट के आगे यहाँ कितने होने चाहिए, 3। जितना इसका चेंज है ना उतना, मतलब बी की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 3। आंसर आ गया। एक कंपाउंड, देखो आपको पता है क्रोमियम इसमें चेंज होगा, सीधी सी बात है, और ये इसमें चेंज होगा। तो इसका जो चेंज होगा ना, वो इसका मल्टीप्लाई, मतलब इसके आगे आएगा। बस इतना याद रखो, आपका आंसर आएगा। जैसे सल्फेट का देखोगे तो 3 दूनी 6, 6x - 6 बराबर -2, x = +4, +4। ये +4 से +6 में जा रहा है। कितने का चेंज आया, 2 का। ओके, और इसने पहले ही दो मॉलिक्यूल लिख रखे हैं, तो यहाँ 1 आ जाएगा। बस आप ये क्रोमियम वाला कर देना। क्या करना है कि क्रोमियम कितने का चेंज आ रहा है, वो चेंज उसका मल्टीप्लाई होगा, आगे उसका कोफिशिएंट होगा। ओके, मिलते हैं कल। आप आज सब आपको जितने भी जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं उनको कमेंट करना है, और आगे अपने को क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, डेली वही अपने पास में 100 क्वेश्चन डेली करवाएंगे अब, ताकि क्वेश्चन अपने फटाफट कंप्लीट हो। और मैं बोल रहा हूँ, मैं जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ पेपर उसी से आने वाला, मतलब उसी से तो नहीं बोल सकता, इतना तो मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। ये जितने भी लोग बोलते हैं कि पेपर आउट ऐसे करके जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं, इन कहने का मतलब यही होता है कि इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। और आप ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में NCERT जरूर पढ़े, बिल्कुल। और फिजिकल में हैंडबुक से फॉर्मूले पढ़ते रहे। आपके पास हैंडबुक नहीं है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ 9680393090। इससे मैं आपको हैंडबुक का PDF सेंड कर दूंगा, जिसको आप प्रिंट करवा सकते हो। ठीक है, एकदम ओरिजिनल हैंडबुक। उसके अलावा मेरे यूट्यूब चैनल पे अगर आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो मैंने फॉर्मूले, फिजिकल केमिस्ट्री के फॉर्मूला की हैंडबुक का वीडियो बना रखा है। वीडियो में आपको फॉर्मूले रिवाइज करवा रखे हैं, 2 की स्पीड में जाके देख भी सकते हो आप। ओके।